तो आज हम एक ऐसी किताब के परतों को खोलने जा रहे हैं जो लिखी तो गई थी 19वीं सदी में, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये किसानों के दर्द, उनके गुस्से और उनके साथ हुए धोखे की एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर लगता है कि ये कल ही लिखी गई है। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की किसान का कोड़ा की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि शोषण के खिलाफ एक चार्जशीट है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फुले ने ऐसा क्या लिख दिया था जो उस दौर के और आज के सत्ता के गलियारों में भी हलचल मचाने की ताकत रखता है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि फुले ने क्या-क्या कहा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समस्याओं को किस नज़रिए से देखा। शोषण का वो कौन-सा मकड़ जाल था, जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया। और सबसे दिलचस्प बात कि उस जाल को काटने के लिए उन्होंने क्या रास्ते सुझाए। ये किताब उस दौर का एक एक्सरे है और हमें देखना है कि उसकी फाइंडिंग्स आज कितनी प्रासंगिक हैं। तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से ही, किसान का कोड़ा। कोड़ा यानी चाबुक। ये नाम ही अपने आप में बहुत आक्रामक है, एक तरह की सीधी चुनौती जैसा लगता है। और यही इसका मकसद भी था। फूले ने खुद इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि जैसे किसान अपने सुस्त और नाकारा बैल को रास्ते पर लाने के लिए कोड़े का इस्तेमाल करता है, वैसे ही ये किताब उन शोषक वर्गों के लिए एक वैचारिक कोड़ा है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो क्या है? ये कोड़ा सिर्फ दूसरों पर चलाने के लिए नहीं था, ये खुद किसानों के लिए भी था। उनकी सोई हुई चेतना को जगाने के लिए, उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि जो हो रहा है वो उनकी किस्मत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा अन्याय है। तो ये दंड का भी प्रतीक है और जागरण का भी, एक ही साथ चेतावनी भी और आह्वान भी। और ये भी कितना दिलचस्प है कि ये किताब 1881 से 83 के बीच लिखी गई, पर फूले के जीते जी पूरी छप नहीं सकी। वो इसके हिस्से लोगों के बीच जाकर पढ़ते थे। मैंने पढ़ा है कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के सामने भी उन्होंने इसका पाठ किया था। हाँ, और ये बात फूले के काम करने के तरीके को दिखाती है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे जो कमरे में बैठकर लिखता हो, वो एक एक्टिविस्ट थे। वो जानते थे कि उनकी बातें जिन लोगों के लिए हैं, उनमें से ज्यादातर पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो सीधे उन तक अपनी आवाज पहुंचाते थे। ये पब्लिक रीडिंग एक तरह का सीधा संवाद था, जो छपे हुए शब्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। चलिए अब किताब के दिल में उतरते हैं। फूले ने जो विश्लेषण किया उसे एक शोषण के त्रिकोण या ट्रायंगल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की तरह देखा जा सकता है। उन्होंने 3 बड़ी ताकतों की पहचान की जो मिलकर किसान को पीस रही थीं। तो इस त्रिकोण का पहला कोना क्या था? पहला और सबसे गहरा कोना था धार्मिक शोषण। किताब का पहला अध्याय इसी पर है। फूले बहुत विस्तार से, बिना किसी लाग लपेट के बताते हैं कि कैसे पुरोहित वर्ग ने धर्म को एक कारोबार बना लिया था और किसान उसका सबसे आसान ग्राहक था। ये शोषण किसान के जन्म से पहले शुरू होता था और मरने के बाद तक चलता रहता था। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता था? फूले की यही तो खासियत है, वो हवा में बात नहीं करते। वो बताते हैं कि कैसे गर्भधारण संस्कार से लेकर बच्चे के नामकरण तक और फिर शादी से लेकर श्राद्ध तक हर मौके पर दक्षिणा और दान अनिवार्य था। अगर फसल अच्छी ना हो तो ग्रहों का दोष बताकर जप और अनुष्ठान के नाम पर वसूली होती थी। हम्म। फूले ने त्योहारों का भी जिक्र किया है। एकादशी, गणेश चतुर्थी, रामनवमी और पंढरपुर या जेजूरी जैसी तीर्थ यात्राओं का तो उन्होंने बहुत सजीव वर्णन किया है कि कैसे वहां आस्था के नाम पर किसान की जेब खाली की जाती थी। यानी ये सिर्फ तिरफे शोषण नहीं था, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भी था। उसे ये यकीन दिला दिया गया था कि पुरोहित के बिना उसका जीवन और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। यही डर तो इस पूरे तंत्र की नींव था। और जब कोई इंसान मानसिक रूप से गुलाम हो तो उसे शारीरिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाना बहुत आसान हो जाता है। यहीं से फूले हमें शोषण के दूसरे कोने की तरफ ले जाते हैं। तो एक तरफ धर्म का डर था और दूसरी तरफ सरकार का। फूले ने इन दोनों के बीच क्या कोई कनेक्शन देखा? क्योंकि दूसरा कोना तो प्रशासनिक शोषण का है। उन्होंने सिर्फ कनेक्शन नहीं देखा, बल्कि उसे एक खतरनाक गठजोड़ बताया। किताब के दूसरे अध्याय में वो कहते हैं कि जो गोरे अंग्रेज अफसर हैं, वो तो अपने क्लब, पार्टियों और शिकार में मस्त रहते हैं। उन्हें जमीनी हकीकत की कोई खबर ही नहीं। प्रशासन चलाने के लिए वो पूरी तरह से अपने ब्राह्मण कर्मचारियों पर निर्भर हैं, जो हर सरकारी दफ्तर में भरे पड़े हैं। फूले के मुताबिक ये कर्मचारी अंग्रेजों को वही रिपोर्ट देते थे जो उनके वर्ग के हित में होती थी, ना कि जो सच होता था। लेकिन एक आम किसान के लिए इसका क्या मतलब था? उसे ये गठजोड़ अपनी रोज की जिंदगी में कैसे महसूस होता था?
फूले ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही चुभने वाली तुलना की है। वो एक तरफ एक गरीब किसान की तस्वीर खींचते हैं, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, खाने के लिए बाजरे की रोटी और नमक मिर्च की चटनी और दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत। और दूसरी तरफ वो उसी सरकार के गोरे सिपाही को रखते हैं, अच्छी वर्दी, चमड़े के जूते, पौष्टिक खाना और रहने को पक्की बैरक। फूले पूछते हैं कि जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, उसकी ये हालत क्यों है। और दफ्तरों में क्या होता था? दफ्तरों में अन्याय का खेल चलता था। फुले बताते हैं कि कैसे कुलकर्णी यानी गांव का क्लर्क या मामलतदार के दफ्तर में किसानों की जमीन के मुकदमों में हेरफेर की जाती थी। रिश्वतखोरी आम थी। अगर कोई किसान हिम्मत करके अदालत जाता भी था तो वहां भी उसे न्याय मिलने की उम्मीद न के बराबर थी, क्योंकि पूरा सिस्टम ही उसके खिलाफ था। तो जब धर्म ने दिमाग पर कब्जा कर लिया और प्रशासन ने न्याय के दरवाजे बंद कर दिए, तब तो किसान साहूकार के चंगुल में फंसने के अलावा और कर भी क्या सकता था। और यही हमें त्रिकोण के तीसरे कोने पर लाता है, सामाजिक आर्थिक शोषण। एकदम। फुले ने साहूकारों, खासकर मारवाड़ी और गुजरातियों की कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया। वो एक बहुत ही चालाकी भरी तरकीब अपनाते थे। वो किसान से कहते थे, देखो, सरकारी कानून बहुत सख्त हैं, हम तुम्हारी जमीन गिरवी रखकर कर्ज नहीं दे सकते। ऐसा करो, तुम अपनी जमीन हमारे नाम बेच दो, हम कागज पर लिख देंगे कि इतने समय में पैसा लौटाने पर जमीन वापस तुम्हारी हो जाएगी। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी लगती है। पर क्या उस समय कोई कानूनी रास्ता नहीं था इसके खिलाफ? क्या कानून खुद इतना जटिल था कि किसान उसमें उलझकर रह जाता था? यही तो इस जाल की खूबी थी। कागज पर तो सब कानूनी लगता था, किसान अनपढ़ था, उसे कानूनी दांव पेच समझ नहीं आते थे, और वो साहूकार से किया गया वादा कभी पूरा नहीं होता था। जमीन एक बार गई तो हमेशा के लिए गई। हम्म इसके अलावा फूले ने अंग्रेजों की बड़ी आर्थिक नीतियों पर भी हमला किया। उनकी मुक्त व्यापार नीति ने इंग्लैंड की मिलों में बने सस्ते कपड़े से बाजार पाट दिया, जिससे हमारे बुनकर बर्बाद हो गए, कारीगरों के काम धंधे छिन गए। ये सब लोग बेरोजगार होकर वापस खेती पर बोझ बन गए। और जंगल के कानूनों ने भी तो कमर तोड़ दी थी। हाँ, रही सही कसर वन विभाग के नए कानूनों ने पूरी कर दी। सदियों से किसान और आदिवासी अपनी जरूरत के लिए जंगल से लकड़ी, चारा, गोंद लेते आए थे। नए कानूनों ने इसे गैर कानूनी बना दिया। अब हर तरफ से किसान की घेराबंदी हो चुकी थी। तो ये था शोषण का वो त्रिकोण, धार्मिक, प्रशासनिक और आर्थिक। ये तीनों ताकतें एक दूसरे को मजबूत कर रही थीं। फूले के हिसाब से इन तीनों समस्याओं की जड़ क्या थी? ये सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो क्यों पा रहा था? फुले इसके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अविद्या, यानी शिक्षा और ज्ञान का अभाव। उन्होंने अपने प्रस्तावना में वो अमर पंक्तियां लिखी हैं जो आज भी हर जगह दोहराई जाती हैं। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र डूब गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये सिर्फ पढ़ना लिखना न जानने की बात नहीं है, है ना? इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। फुले के लिए अविद्या का मतलब था तर्क करने, सवाल पूछने और अपने अधिकारों को समझने की क्षमता का ना होना। उनका आरोप था कि शूद्रों और किसानों को जानबूझकर हजारों सालों से शिक्षा से दूर रखा गया, ताकि वो इस पूरे शोषण के सिस्टम को समझ ही ना पाएं, ताकि वो इसे भगवान की मर्जी या अपनी किस्मत मानकर चुपचाप सहते रहें। और उन्होंने उस समय के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए। तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांव में जो स्कूल थे, उनमें ब्राह्मण शिक्षक शूद्र बच्चों को बस इतना सिखाते थे कि वो साहूकार का हिसाब किताब थोड़ा बहुत समझ लें या घर के आंकड़े लिख लें। उन्हें कभी भी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती थी कि वो पढ़कर कोई बड़ी सरकारी नौकरी पा सकें और इस दलदल से बाहर निकलें। शिक्षा का मकसद उन्हें जागरूक नागरिक बनाना नहीं, बल्कि एक बेहतर गुलाम बनाना था। यहाँ तक तो फूले ने समस्या की जड़ तक हमें पहुंचाया। लेकिन जो बात मुझे इस किताब के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उनके सुझाव। 1880 के दशक में कोई व्यक्ति ऐसे समाधान सोच सकता है, ये कल्पना से परे है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसान का कोढ़ा का 5वां अध्याय सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं, ये एक भविष्य का घोषणा पत्र है। उनके सुझाव वाकई बहुत दूरदर्शी थे। हम उन्हें कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले शैक्षणिक सुधारों की बात करते हैं। फुले का पहला और सबसे जोरदार सुझाव था कि किसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किसान जाति के ही शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उनका तर्क था कि वे ही बच्चों का दर्द और उनकी जरूरतें बेहतर समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गांवों का पाटल यानी मुखिया वंशानुगत नहीं होना चाहिए। बल्कि गांव के सबसे पढ़े लिखे और योग्य किसान के बेटे को बनाना चाहिए। सही। और फिर वो सबसे क्रांतिकारी सुझाव आता है। प्रतिभाशाली बच्चों को सरकारी खर्चे पर विदेश भेजने का। आज जब हम ब्रेन ड्रेन पे चिंता करते हैं,
फुले उस जमाने में ब्रेन गेन की वकालत कर रहे थे। क्या कमाल की सोच है। वो चाहते थे कि किसान का बेटा बाहर जाकर खेती की सबसे आधुनिक तकनीक सीखे और वापस आकर अपने समाज को ऊपर उठाए। ये एक बिल्कुल ही अलग राष्ट्रवादी सोच थी, जो लंदन में पढ़े वकीलों की सोच से बहुत अलग थी। अद्भुत। अब कृषि सुधारों पर आते हैं। यहाँ भी उनके विचार बहुत जमीनी लगते हैं। बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ बड़ी बड़ी नहरों और रेलवे लाइनों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि गांव-गांव में छोटे छोटे बांध, तालाब और कुएं बनवाने चाहिए, जिससे सीधा किसान को फायदा हो। उन्होंने पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए विदेश से अच्छी नस्ल की भेड़ बकरियां मंगाने का भी सुझाव दिया। और एक सुझाव जो बहुत लोगों को चौंकाता है। किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए बंदूक का लाइसेंस देने की बात। जी, पहली नजर में ये सिर्फ जंगली सुअर या नीलगाय से फसल बचाने का एक व्यवहारिक उपाय लगता है, लेकिन क्या इसका कोई गहरा सांकेतिक मतलब भी था? क्या ये किसानों को आत्मरक्षा और अपनी संपत्ति पर अधिकार का एक शक्तिशाली प्रतीक देने जैसा था? ये कह रहा था कि तुम लाचार नहीं हो, अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। यानी वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे थे, वो सत्ता के समीकरण को ही बदलना चाहते थे। और ये बात उनके प्रशासनिक सुधारों के सुझावों में और भी साफ दिखती है। एकदम साफ। उन्होंने मांग की कि सरकारी नौकरियों में, खासकर मामलतदार जैसे बड़े पदों पर, सिर्फ ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। इन पदों पर किसानों के पढ़े लिखे बच्चों की भी भर्ती होनी चाहिए। वो जानते थे कि जब तक सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, नीतियां किसान हितैषी नहीं बन सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े बड़े अफसरों के वेतन और पेंशन में कटौती की जाए, क्योंकि इसका सारा बोझ आखिर में लगान के रूप में किसान ही उठाता है। तो शिक्षा, कृषि, प्रशासन और आखिर में सामाजिक सुधार, उन्होंने हर पहलू को छुआ। हाँ, उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने और किसानों को अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया। फुले के लिए ये सब अलग अलग नहीं था। वो जानते थे कि एक किसान जो अंधविश्वासी है, वो साहूकार से भी ठगा जाएगा और पुरोहित से भी। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, वो राजनीतिक रूप से भी कमजोर रहेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो किसान का कोड़ा सिर्फ किसानों के दुखड़े का बयान नहीं है, ये एक पूरा वैकल्पिक मॉडल है, एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि असली विकास कैसे हो सकता है। बिल्कुल। फूले ने बहुत मजबूती से ये बात स्थापित की कि इस देश के असली निर्माता, असली राष्ट्र यहाँ के किसान और मेहनत करने वाले लोग हैं। और जब तक उन्हें शिक्षा, सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक देश की तरक्की का कोई भी दावा खोखला है। उनका ये विचार आज भी उतना ही सच है, शायद पहले से भी ज्यादा। फूले ने 1880 के दशक में शोषण के एक त्रिकोणीय तंत्र की बात की थी, धर्म, सरकार और पैसा। सोचने वाली बात यह है कि आज इतने सालों बाद क्या इन ताकतों के रूप बदल गए हैं? क्या आज भी किसान और आम आदमी किसी नए तरह के त्रिकोण में फंसा हुआ है, जिसके कोने शायद कॉरपोरेट, राजनीति और मीडिया ने ले लिए हैं? ये सवाल फूले हमें सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।